हेलो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर क्या स्टडी कर रहे हैं? एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटम के एटॉमिक स्ट्रक्चर्स को हम जो सब पार्टिकल्स हैं उनके लिए यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। तो इससे पहले वाली वीडियोस जो थी वहाँ पे मैंने थॉमसन का मॉडल बताया था। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं रदरफोर्ड की। देखिए वीडियो का जो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ जाकर आप इसके पहले वाले चैप्टर नंबर 1 की वीडियोस देखना चाहते हैं या फिर इसके पहले की जो वीडियोस है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की, थॉमसन मॉडल की, वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की। तो सिंपली देखिए यहाँ पर रदरफोर्ड ने क्या किया 1911 में, ये किसके बाद, थॉमसन के मॉडल के बाद ये मॉडल आया 1911 में। इन्होंने क्या किया कि सिंपली एक यहाँ पर क्या रखा, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को रखा। मेनली इन्होंने रेडियम का यूज किया, ठीक है। और इसके बीच में क्या किया कि एक स्प्लिट को लगा दिया। तो जब इसने रेडिएशन को इमिट किया तो इस जो यहाँ पे स्लिट लगी है, स्लिट ने क्या किया कि जब यहाँ पे रेडिएशन निकलेगी तो एक ही डायरेक्शन में निकलेगी। तो जब यहाँ से पास हुई और यहाँ पर क्या किया कि इन्होंने 100 नैनोमीटर थिक यहाँ पर क्या यूज किया, गोल्ड की फॉइल यूज की, ठीक है, गोल्ड फॉइल, ठीक है। गोल्ड फॉइल उसको भी कह सकते हैं जैसे हम सिल्वर पेपर का यूज करते हैं, हम अपनी रोटी या फिर किसी भी चीज को पैक करने के लिए करते हैं ना, जैसे पेटीज वगैरह भी पैक करते हैं तो वहां पर फॉइल का यूज करते हैं। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर फॉइल थी किसकी, गोल्ड की। तो जब यहाँ से रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस था उसने यहाँ से जब रेडिएशन को इमिट किया, यानी कि मेनली यहाँ पर अल्फा पार्टिकल को यहाँ पर जब इसने इमिट किया तो ये यहाँ पे टकराई और ये सपोज कर लेते ये हमारा क्या है कि गोल्ड फॉइल है। अब इसने यहाँ पर सराउंडेड चारों तरफ यहाँ पर जिंक सल्फाइड की यहाँ पर क्या यूज किया इन्होंने, फ्लोरिसेंस, जिसमें कि हम रिजल्ट को देख सके। तो जब यहां से अल्फा पार्टिकल गए, इसमें स्ट्राइक हुए, तो यहां पर जब स्ट्राइक हो रहे थे तो हम हमारी स्क्रीन पर यानी कि जिंक सल्फाइड पे हम देख पा रहे थे कि लाइट ब्राइट स्पॉट आ रहे थे। तो सिंपली इस तरीके से इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट ये किया तो, लेकिन अब इसकी कुछ ऑब्जर्वेशंस आई। मेनली यहां पर देखिए इनकी ऑब्जर्वेशन क्या क्या आई, मैं इसको रफ कर देता हूं, साइड में बता देता हूं। देखिए इनकी ऑब्जर्वेशंस क्या क्या आई, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, जो कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल 99.9% जो अल्फा पार्टिकल्स थे पास थ्रू द गोल्ड फॉइल से, जो कि 99% अल्फा पार्टिकल थे वो पास होके और यहां पर हमें ब्राइट स्पॉट दे रहे थे। तो पहली चीज ये हमें यहां पर क्या ऑब्जर्वेशन मिली। दूसरी ऑब्जर्वेशन यहां पर देखिए क्या मिली हमें, यहां पर दूसरी ऑब्जर्वेशन मिली कि 99% जो है वो तो पास हो गए, उसमें से जो 99% में से भी जो बचे हुआ 1% मतलब 0.1% है, उसमें जो फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो रहे थे, ठीक है, कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे थे। अब जो तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या देखा कि 20,000 अल्फा पार्टिकल्स में से जो एक अल्फा पार्टिकल 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल जो कि मोर देन 90 डिग्री से डिफ्लेक्ट हो रहा था, ठीक है। मोर देन 90 डिग्री डिफ्लेक्ट होना मतलब कि यहां पे स्ट्राइक हुआ जैसे, तो इस एंगल, ये जो एंगल है ये क्या होता है 90 डिग्री। यहां से अगर बात करूं तो 90, तो इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो रहा था, या तो कोई वापिस आ जाता पूरा इस तरीके से, कोई ऐसे, ठीक है। तो 20,000 पार्टिकल में से एक अल्फा पार्टिकल इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो रहा था। ये 3 ऑब्जर्वेशन यहां पर इन्होंने की। अब जब ऑब्जर्वेशन की, देखिए मेनली जो थॉमसन का मॉडल है ना, थॉमसन का मॉडल यही फेल हो गया, क्योंकि देखिए थॉमसन ने क्या कहा था कि जो एटम्स होते हैं उसमें जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पूरी तरीके से हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अब हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड होते तो सारे अल्फा पार्टिकल्स यहां से पास नहीं हो पाते। मेनली ये जो 20,000 अल्फा पार्टिकल जो ऐसे डिफ्लेक्ट हो रहे थे, मेनली वो सेंटर से डिफ्लेक्ट हो रहे थे, ठीक है, सेंटर के आसपास से डिफ्लेक्ट हो रहे थे। तो यहां पर थॉमसन का मॉडल क्या हुआ कि फेल हो गया था। अब ये 3 यहां पर क्या है, आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं, लिख लीजिए यहां पे ये 3 क्या हुई, ऑब्जर्वेशंस हुई। अब जब ऑब्जर्वेशंस हुई तो इन्होंने कुछ कंक्लूजन दिया, ठीक है। अब इनके कंक्लूजन को देख लेते हैं।
कंक्लूजन्स क्या दिया। तो देखिए पहले नंबर का यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकला, जब इन्होंने देखा कि 99.9% जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो पास हो रहे हैं, किससे, हमारी शीट से पास हो रहे थे, गोल्ड फॉइल से पास हो रहे थे। तो इन्होंने क्या कंक्लूजन दिया कि सम एम्प्टी स्पेस इज प्रेजेंट इन दी एटम। ठीक है, 99% जब पास हो रहे हैं अल्फा पार्टिकल, तो उन्होंने क्या बताया कि हो सकता नहीं, यहां पर क्या है, इनका कंक्लूजन ये निकला कि यहां पर जो हमारा एटम होता है उसमें बहुत सारे एम्प्टी स्पेस होता है, एम्प्टी स्पेस इज प्रेजेंट इन न्यू एटम। तो देखिए दूसरा यहां पर कंक्लूजन क्या दिया इन्होंने दूसरा कंक्लूजन दिया कि जो हमारे 99.9% के अलावा जो 1.1% जो हमारे अल्फा पार्टिकल्स है वो क्या हो रहे थे कि कॉर्नर्स से, मतलब कि कॉर्नर से क्या हो रहे थे, डिफ्लेक्ट हो रहे थे, कॉर्नर से डिफ्लेक्ट हो रहे थे। देखिए 1% कॉर्नर से डिफ्लेक्ट हो रहे थे और 20,000 में से एक जो अल्फा पार्टिकल, 20,000 अल्फा पार्टिकल में एक अल्फा पार्टिकल जो कि पूरी तरीके से यहाँ पे वापिस आ रहा था, पूरी तरीके से यहाँ पे वापिस आ रहा था, और जो 0.1% है वो क्या हो रहे थे कि इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया कि जब इतना डिफ्लेक्शन आ रहा है अल्फा पार्टिकल्स में, इसका मतलब जो है कि अल्फा पार्टिकल्स जो है वो हमारे क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल जो है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जब कहीं कोई चीज जब ट्रेवल कर रही है तो अगर वो पॉजिटिव के कांटेक्ट में आएगी तभी वो डिफ्लेक्ट होगी। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, अगर आप मैग्नेट को लेंगे और अगर आप उसका नॉर्थ एक तरफ ही करेंगे तो वो कभी भी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेगा और रिपेल करेगा। ठीक उसी तरीके से जब दो पॉजिटिव चार्ज बॉडीज मिलेंगी तो हमेशा रिपेल करेंगे। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि यहाँ पर कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी है जो कि क्या कर रही है, उसके कॉर्नर से ये रिफ्लेक्ट हो रहा था। क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है, अल्फा पार्टिकल। दूसरा कंक्लूजन ये। अब तीसरा कंक्लूजन देखिए क्या निकला। तीसरा कंक्लूजन ये निकला कि जब हमने क्या देखा कि 20,000 पार्टिकल में एक पार्टिकल जो है वो पूरी तरीके से बैक आ रहा था, तो उन्होंने क्या कहा कि जो हमारे अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैवी पार्टिकल्स होते हैं। अब अगर बहुत ही ज़्यादा हैवी पार्टिकल्स जो हैं वो अगर वापिस पीछे की ओर आ रहे, इसका मतलब हम इससे पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर भी कोई ना कोई एक ऐसा पार्टिकल है जो कि अल्फा पार्टिकल से ज़्यादा हैवी है और बहुत ही कम जगह पर, बहुत ही कम स्पेस पर बहुत ज़्यादा हैवी है। मतलब कि जो उसका मास है, वॉल्यूम कह सकते हैं, वो एक तरीके से कॉन्सेंट्रेट है, मतलब कि बहुत ही छोटी सी स्पेस में बहुत ज़्यादा वो वहाँ पे भरा हुआ है। तो उसी से क्या हो रहा है कि अल्फा पार्टिकल वापिस यहाँ पर बाउंस बैक हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हुआ कि 3 कंक्लूजन या 4 कंक्लूजन हमारे यहाँ पर अल्फा पार्टिकल, इस अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से दिए गए। अब ये जब ये पहला ऑब्जर्वेशन दिया गया, उसके बाद जब वहां पे ऑब्जर्वेशन से कैलकुलेशन निकली, तो जब इतना हुआ तो इसके बाद रदरफोर्ड ने क्या किया, इसके बाद अपने कंक्लूजन को देखते हुए यहाँ पर रदरफोर्ड ने एक न्यूक्लियर मॉडल बताया। यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि न्यूक्लियर मॉडल बताया। अब न्यूक्लियर मॉडल में इन्होंने देखिए क्या बताया। पहले नंबर का यहाँ पर न्यूक्लियर मॉडल में पहले नंबर का यहाँ पर इन्होंने क्या चीज बताई, जब इन्होंने कंक्लूजन में ये कहा कि जो हमारे यहाँ पर अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक हो रहे थे, तो हमने यहाँ से क्या पता लगाया था कि यहाँ पर क्या होता है कि एक बहुत ही हैवी पार्टिकल है जो कि जिसमें पूरे एटम का बहुत सारा वेट क्या होता है, कॉन्सेंट्रेट होता है। तो इन्होंने उसी कंसंट्रेटेड वेट को यहाँ पर, उसी कंसंट्रेटेड पार्टिकल को इन्होंने क्या कहा, प्रोटॉन कहा। सॉरी, प्रोटॉन नहीं, न्यूक्लियस कहा। ठीक है, इन्होंने उसी कंसंट्रेटेड वॉल्यूम को, उसी कंसंट्रेटेड जो भी पार्टिकल्स था उसको इन्होंने क्या कहा, न्यूक्लियस कहा। दूसरी चीज क्या कही कि अब ये न्यूक्लियस के अराउंड, देखिए एटम तो इतना बड़ा है, ठीक है, अब उसके बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में पूरा जो हमारे इसका एटम का वेट जो होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। अब इन्होंने ये चीज पहली तो बता दी कि ये न्यूक्लियस हो गया। यहीं से तो हमारे क्या हो रहे थे, किस तरीके से बाउंस बैक हो रहे थे, क्या बाउंस बैक हो रहे थे, अल्फा पार्टिकल। तो इन्होंने पहली चीज ये बता दी। अब दूसरी चीज इन्होंने क्या कहा कि ये जो भी यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं कि रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, रिवॉल्व इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस
ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं एक ऑर्बिट में। सिंपली इन्होंने ये कहा कि रिवॉल्व कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन किसके, न्यूक्लियस की ऑर्बिट में यहां पर रिवॉल्व करते हैं। अभी जब रिवॉल्व करते हैं तो इनके बीच में क्या होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, क्योंकि चार्ज है तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। सिंपली इन्होंने ये कहा और इन्होंने एक कंक्लूजन भी दिया, जैसे कि इन्होंने कंक्लूजन दिया किसका, सपोज ये सन है, सन क्या है यहाँ पर, न्यूक्लियस इन्होंने बताया। और दूसरी चीज क्या कही कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो प्लैनेट्स की तरह रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, प्लैनेट्स की प्लैनेट्स की तरह क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं हमारे क्या, इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियस इन्होंने सन को बताया और जो भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे उन्हें प्लैनेट कहा। तो इन्होंने अपने न्यूक्लियर मॉडल में इस तरीके से चीज़ों को समझाया। जो हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होगी न्यूक्लियस के अराउंड, उसकी जो स्पीड होगी बहुत हाई होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या समझ सकते हैं, पहले हमने क्या बताया कि ऑब्जर्वेशंस क्या क्या आई, ऑब्जर्वेशंस के बाद हमने क्या देखा कि क्या कंक्लूजन निकल के आया, और उसके बाद ये कंक्लूजन से उन्होंने एक न्यूक्लियर मॉडल दिया। तो ये 3 चीज़ों हमने समझी। अब इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, आइसोटोप, आइसोबार को बताने से पहले मैं आपको यहाँ पर क्या बता देता हूँ। जैसे इन्होंने क्या किया कि थॉमसन मॉडल के लिए यहाँ पर इन्हें फेल्वर क्रिएट किया, ठीक उसी तरीके से इनकी भी जो थ्योरी थी इसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स थे। तो मैं पहले आपको इनकी थ्योरी के ड्रॉबैक्स बता देता हूँ, क्योंकि अभी अभी आपने ये पढ़ा है तो इससे आप समझ जाएंगे, सिंपली आपको समझ में आएगा। ठीक है, इन्होंने उनकी थ्योरी का ड्रॉबैक क्या था, ड्रॉबैक्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ड्रॉबैक्स क्या था, देखिए पहला दूसरा ड्रॉबैक्स क्या था। इन्होंने क्या कहा कि यहाँ पर पहले हमने क्या देखा, ऑब्जर्वेशन देखी, ऑब्जर्वेशन के बाद कंक्लूजन देखा, कंक्लूजन के बाद न्यूक्लियर मॉडल। तो न्यूक्लियर मॉडल में इन्होंने क्या कहा कि एक न्यूक्लियस है, ठीक है, जिसके अराउंड हमारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। एनर्जीज लेवल इन्होंने बताया नहीं। और क्या कहा कि ये लाइक ए सोलर सिस्टम यहाँ पर क्या हो रहा है कि रिवॉल्व हो रहे हैं, मतलब कि न्यूक्लियस जो है वो सन है और जो इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं वो प्लैनेट्स। इन्होंने ये सब चीजें कही। ठीक है, अब इन्होंने कहा तो, लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें क्या हुई कि गलत साबित हो गई। क्यों गलत साबित हो गई, क्योंकि जो सन होता है और जो हमारी प्लैनेट्स होते हैं वो अनचार्ज बॉडीज होती हैं। ठीक है, अनचार्ज बॉडीज होती हैं। ठीक है, तो वहां से क्या हुआ कि ये थोड़ा सा वहां से नहीं रिलेट कर पाए। क्यों रिलेट नहीं कर पाए, देखिए Gm1 M2 अपॉन R², ये क्या होता है कि R² फॉर्मूला। तो M1 ये हो गया और M2 इलेक्ट्रॉन हो गया और अभी इनके बीच की डिस्टेंस R हो गई, इनके बीच में लगने वाला फोर्स G हो गया। ये सब तो हो गया, लेकिन यहाँ पर ये सही क्यों नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बॉडीज हैं और सन और प्लेनेट क्या होते हैं, अनचार्ज बॉडीज। ठीक है, उसके बाद भी इस चीज को हमने क्या किया कि छोड़ो, ठीक है, सही है। और इन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसके, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में। ठीक है, इन्होंने किसमें अपने कंक्लूजन में ये कहा था। जब ये ऐसा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं चार्ज की बात करूं, क्योंकि चार्ज बॉडीज हैं, तो ये क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R²K। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा Q1, ये क्या हो जाएगा Q2। ठीक है, ये R ही रहेगा और ये K हो जाएगा। अब ऐसा होगा तो ठीक है, चलो मान लिया कि ऐसा है, ऐसा तुमने कहा ऐसा है। अब लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन, और इन्होंने एक चीज क्या कही कि इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज्यादा स्पीड से क्या हो रहा है, रिवॉल्व हो रहा है, वेरी हाई स्पीड से रिवॉल्व हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ने क्या कहा, कोई भी चार्ज पार्टिकल्स रिवॉल्व करेंगे, बहुत ही हाई स्पीड से जब रिवॉल्व करेंगे तो वो क्या होगा कि एक रेडिएशन को इमिट करते हुए रिवॉल्व करेंगे, मतलब कि एनर्जी का लॉस करते हुए इमिट करेंगे। अब क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हाई स्पीड से रिवॉल्व करेगा अगर न्यूक्लियस के अराउंड, तो ये बहुत ज्यादा एनर्जी इसको रिलीज करेगा, और ये जब बहुत ज्यादा एनर्जी को रिलीज करेगा तो
कुछ टाइम के बाद जब इसके पास एनर्जी नहीं बचेगी तो ये क्या होगा कि इसको जो है न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करता जाएगा और एंड में जो है हमारा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर ही गिर जाएगा। मतलब ये थ्योरी का भी ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है कि इन्होंने जो चीज़ें कही वो चीज़ें ये प्रूव नहीं हुई, वो गलत हो गई। सारी गलत नहीं हुई बट कुछ यहाँ पे ड्रॉबैक्स है। उसके बाद इनका तीसरी चीज़ क्या हुई कि इन्होंने कहा कि सारे जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑर्बिट में क्या होते हैं, रिवॉल्व होते हैं। इन्होंने इलेक्ट्रॉन के एनर्जीज की बात ही नहीं की। मतलब कि ज़रूरी थोड़ी ना कि एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है तो सारे इलेक्ट्रॉन की एनर्जीज जो है सेम होंगी। डिफरेंट एनर्जीज के होंगे तो उनके डिफरेंट एनर्जी लेवल भी होना चाहिए। तो इस चीज़ को भी इन्होंने डिस्क्राइब नहीं किया। तो यही कुछ 3 ड्रॉबैक थे। किसके ड्रॉबैक थे यहाँ पर? रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल के या फिर रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के। ये क्या है, कुछ यहाँ पर ड्रॉबैक्स है। अब इसके बाद मैं जल्दी बात कर लेता हूँ। हम जल्दी से किस बात कर लेते हैं यहाँ पर, एटॉमिक नंबर क्या होता है। अब इन्होंने बता दिया, इन्हीं के थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या आता है, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। तो ये क्या होता है, सिंपली मैं आपको बता देता हूं। एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। किसी भी एटम के अंदर, ठीक है, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो उसका क्या कहलाता है, एटॉमिक नंबर कहलाता है। और एटॉमिक नंबर जो होता है, सिंपली अगर देखिए कोई भी अगर एक एटम है तो शुरुआत में अगर उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं, जैसे कि मैं बात करूं सोडियम की, सोडियम का होता है 11, तो 11 के पास 11 क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे और 11 क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। ठीक है, 11 न्यूट्रॉन भी होंगे बट उसको हम नहीं लिख रहे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होता है। मतलब कि जितने प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे, अगर मैं यहाँ पे Na पॉजिटिव की बात कर लूंगा तो इलेक्ट्रॉन एक कम हो जाएगा, बट जो हमारे प्रोटॉन रहेंगे वो 11 ही प्रेजेंट रहेंगे किसके अंदर, एटम के अंदर। इसीलिए कहते हैं कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं किसी भी एटम के अंदर वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। और एटॉमिक मास की बात करें तो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर सिंपली कह लेते हैं मास ऑफ एटम। एटम का मास हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उसको ऐड कर दो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के साथ, एटॉमिक मास आ जाएगा। अब सिंपली हम बात कर लेते हैं किसकी, इसके बाद आइसोटोप्स की। तो आइसोटोप को हम सिंपली भाषा में ऐसे समझ सकते हैं जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है। जैसे मैं हाइड्रोजन के कुछ आइसोटोप्स की बात करूंगा, जिसमें कि 3 हाइड्रोजन के आइसोटोप होते हैं जिनके एटॉमिक मासेस तो डिफरेंट होते हैं, एटॉमिक मासेस डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर सेम होता है। ठीक है, तो उसमें से सबसे पहले नंबर पर आता है प्रोटियम। ठीक है, दूसरा क्या होता है DEUTRIUM और तीसरा क्या होता है ट्रिटियम। तो ये क्या है, हमारे 3 आइसोटोप हैं किसके, हाइड्रोजन के। इनका एटॉमिक नंबर एक होता है बट इसका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। ठीक उसी तरीके से मैं आपसे बात करूं आइसोबार्स की, तो आइसोबार्स में क्या होता है कि एटॉमिक मास जो है, एटॉमिक मास जो होता है वो सेम होता है बट एटॉमिक नंबर जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम तीनों का एटॉमिक जो मास होता है वो 40 होता है। ठीक है, किसका, AR, K और Ca। आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 18, 19, 20 होता है बट एटॉमिक मास 40 होता है। तो ये क्या होते हैं, आइसोबार्स होते हैं। तो इस तरीके से एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, आइसोटोप, आइसोबार ये सिंपल था, जो कि रदरफोर्ड ने जब ये मॉडल दिया तो ये चीजें उन्होंने बताई, तो ये पता होना थोड़ा जरूरी होता है। तो इस तरीके से खत्म होता है रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी, और चीजें समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और आप अगर इसी तरीके से और आगे वीडियोस देखना चाहते हैं, आज अगर चीजें समझ में आई और अगर वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इस तरीके की और वीडियोस आपको आगे आगे मिलती रहेंगी और अच्छी वीडियोस भी मिलेंगी। और मैं 11th क्लास का कोर्स बहुत अच्छे से फ्री में पूरी तरीके से सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और इतने अच्छे से बताऊंगा कोचिंग जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मिलेंगे एक और ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेक इजी लर्न इजी।